वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। यू वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशंस एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? तो एक ब्रीफ दे देता हूं। व्हाइट ब्लाइंडनेस, ये दिल्ली में अभी जो फॉग वाली सिचुएशन चल रही है। क्या चल रहा है दिल्ली में? हमारे यहां पर तो फॉग चल रहा है, तो ऐसी जो फॉग वाली सिचुएशन है यहां पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देन वी हैव लोन शार्क्स, जो इलीगल लोन एप्स हैं, तो इनको रोकने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन लोन शार्क्स की वजह से, और वो भी इलीगल लोन शार्क्स की वजह से, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग दे दी है कि भाई आप हम पर अटैक करेंगे, हमारी शिप्स पर अटैक करेंगे तो आप तैयार रहिएगा, राइट? भारत जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। इसराइल जो है उसको अब ये जो एक लंबे समय से अब इसराइल जो है वो धड़ाधड़ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता आ रहा है, तो इसको लेकर अब कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है। भारत, यूएसए, दूसरे जो इसराइल के ऐसे मित्र देश हैं, तो उनको इसराइल को अब रोकने की जरूरत है। एंड देन वी हैव ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इंडियाज स्टेशनरी कोर्स इन द शिपिंग वैल्यू चेन। ये जो शिपिंग वैल्यू चेन है, आपको याद है ना कि अभी शिपिंग पर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन की थी। अब यहां पर भारत को शिपिंग वैल्यू चेन में आगे बढ़ने की क्यों जरूरत है, इसको हम समझने वाले हैं, और इससे हमारा ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड है वो कैसे इंप्रूव होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट, ऑफ कोर्स दोस्तों, लाइक एवरी डे, पॉजिटिव कोट ऑफ द डे सिमोन सेनेक का कोट है, पीपल डोंट फियर चेंज, दे फियर बीइंग चेंज। अभी तक तो हमने यही सुना है कि जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, राइट, फियर ऑफ अननोन, क्योंकि जब बदलाव आएगा तो यू आर नॉट श्योर कि क्या बदलाव आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर घबराहट होती है। दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। याद है ना, मैंने आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताया था, 4 केमिकल्स। ये केमिकल्स के बारे में हमने डिस्कशन जो है वो की थी लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 6 में, याद है ना? बाय द वे दोस्तों, आज मैं लाइव आने वाला हूं, लेक्चर नंबर 7 जो है विल बी डिलीवर्ड टुडे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेक्चर 6 में हमने 4 केमिकल्स को डिस्कस किया था, राइट, कि कैसे ये केमिकल्स जो है वो काम करते हैं। बाय द वे, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को अवेल नहीं किया है, यू कैन अवेल इट, यू कैन परचेस इट फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि जब कोई बदलाव आता है तो हमें घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो डिजाइन है वो इस प्रकार की कुदरत ने की है। इट्स नॉट लाइक मैंने आपने की है, कुदरत ने ही कुछ ऐसी डिजाइन की है कि अननोन चीज को लेकर हमारे अंदर एक भय रहता है। लेकिन जो राइट लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर कोई ऐसा अचानक बदलाव आएगा तो लोग जो है वो उस पर्टिकुलर चीज से घबरा जाएंगे और फिर उनका परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगा। सो पीपल डोंट फियर चेंज, दे फियर बीइंग चेंज्ड। जब आप उन पर यह बदलाव थोपते हैं तब वो अननोन रहते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप कोई आपकी जो कंपनी है, लेट्स से आपकी जो टीम है, उसमें कोई बदलाव आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप ऑल ऑफ द सडन कह देंगे कि भाई कल से हम ये करेंगे, तो दैट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ फियर। लेकिन अगर आप अपने ही टीम मेंबर्स का सजेशन लेंगे कि भाई इस दिशा में हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बदलाव जो है वो आ सकते हैं, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन का पार्ट उनको बनाएंगे और फिर उनके जो सजेशंस हैं उनको आप कलेक्ट करके, आपका जो सजेशन है वो सारी चीज ऐड करके, फिर एक फाइनल अगर कोई एक स्टेप उठाएंगे या फिर स्टेप डिसाइड करके टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि लोग जो हैं, अब यहां पर क्या है कि ये बदलाव को लेकर वो अनजान नहीं है, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। और इनफैक्ट जब आपने उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया, दैट मीन्स कि आपने उनको इस बदलाव के सामने लड़ने की जो एक ताकत है उसका भी पार्ट बना दिया। अब लोग जो है दे विल गिव यू देयर 100%। सो बहुत ही सही बात बताई है सिमोन सेनेक ने कि पीपल डोंट फियर चेंज, they fear being changed. Right. Now, dear friends, I would like to start today's discussion with ये वाला topic. Maritime security. Rajnath's stern warning is reassuring. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही क्लियर वार्निंग जो है वो दे दी है कि इंडियन ओशियन रीजन में अगर आप हमारी जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा। भारत जो है वो, आप समझ लीजिए कि इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। मिनिस्टर साहब ने यह शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि इंडिया प्लेज द रोल ऑफ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस रीजन, और अलग अलग देशों को भी रक्षा प्रोवाइड करने में भी हम आगे रहते हैं। तो अगर आप हमारी जो मर्चेंट शिप्स हैं
इनको डिस्टर्ब करेंगे, इनके लिए खतरा बनेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी इंडियन नेवी जो है वो आपसे एक बहुत बड़ा बदला लेगी। और इसी के साथ साथ ये जब स्टेटमेंट राजनाथ सिंह साहब ने दिया तो इट्स नॉट ए वार्निंग, जस्ट मीन्स ये एक वार्निंग क्लियरली है। ये हाउथी रेबल्स जो अभी मिसबिहेव कर रहे हैं तो उनको तो वार्निंग दी है। इसी के साथ आप समझ लीजिए कि उनके जो हैंडलर्स हैं, कौन हैंडल करता है हाउथी को? ईरान। उनको भी एक मैसेज पहुंचाया है। और इसी के साथ साथ दूसरे भी जो देश हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको भी एक चीज क्लियरली बता दी है कि भाई इंडिया जो है वो ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करेगा। राइट? ये मिसबिहेवियर जो है इट विल नॉट बी टेकन लाइटली, क्योंकि जो सी लाइन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ना कि 90% जितना हमारा ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो सी लाइन से होता है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, राइट, कि समवेयर अराउंड 68%, रफली स्पीकिंग लेट्स से 70% जितना वैल्यू वाला जो प्रोडक्ट है, टोटल जो वैल्यू होती है, लेट्स से कि अगर हमने $100 बिलियन का व्यापार किया तो $100 बिलियन में से 70 बिलियन जितना सामान जो है वो हम सी लाइन्स से या फिर ओशियन के माध्यम से इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश की, कितनी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, फिर वो बड़ी फैक्ट्रीज को सामान पहुंचाती है। पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है जब आप चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो डिफेंस मिनिस्टर का रोल जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। राइट? अब रेड सी में जिस प्रकार के टेंशन चल रहे हैं उसके बारे में हमने काफी सारी बातचीत कर ली है, तो मैं उसकी फिर से उन सारी चीजों को रिपीट नहीं कर रहा हूं। अच्छी चीज यह है कि अभी हमारी जो शिप्स हैं, राइट, नेवी की शिप्स, तो नेवी की शिप्स जो है वो भी पेट्रोलिंग प्रोवाइड कर रही है और इसी के साथ साथ एयर सर्वेलेंस जो है इसको भी एनहेंस किया गया है। नाउ द थिंग इज कि ये हाउथी रेबल्स जो हैं उनको ईरान के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब चलो, ईरान और इजराइल का जो इश्यू है वो हम जानते हैं, उनके बीच में बहुत एक कट्टरता है, दुश्मनी है। आई एम नॉट सेइंग कि इससे हम आज ही ये दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। बट ये किस प्रकार का ईरान का बिहेवियर है कि आपके जो हैंडलर्स, मीन्स आप जिनको हैंडल करते हैं, आपके जो ये जो आपके हथियार हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, ये हाउथी मिलिटेंट्स, तो वो भारत के शिप्स को और जो देश जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके इश्यूज में, तो आप उनके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए फिर क्या होगा कि ईरान पर भरोसा जो है वो कोई नहीं करेगा। यूएसए तो नहीं करता है, दूसरे ऐसे देश हैं जो नहीं करते हैं। राइट? ऐसा कहा जाता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट ईरानियन, मीन्स ये एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट हो गया, एंड आई डोंट प्रमोट दिस थिंग। लेकिन ऐसा अरेबिक लोग जो है वो मानते हैं, उनके वहां पर यह कहा जाता है कि भाई आप ईरानियन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ना वो हमारे बिहेवियर से, मीन्स व्हेन आई से बिहेवियर आई मीन टू से कि ईरान अगर ऐसी चीजें करता रहेगा, ये हाउथी मिलिटेंट्स जो है वो भारत जैसे देश के साथ इस प्रकार का मिसबिहेव करेंगे, तो फिर दूसरे देश जो है वो यही कहेंगे। और इसमें अकेला कौन पड़ेगा? अकेला तो ईरान ही रह जाएगा ना, कि आपके जो भी ये मिलिटेंट्स हैं वो आपकी ही नहीं सुन रहे हैं। और इस प्रकार की स्ट्रेटेजी भी यूज की जाती है इन सारे देशों के बारे मीन्स द्वारा के ये ऐसे प्रॉक्सी वॉर के लिए ये मिलिटेंट्स और इन सारी चीजों को हैंडल मीन्स पालते हैं और इनको प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीजें भी इट्स नॉट ओके, इट्स ए सॉर्ट ऑफ टेररिज्म जो हाउथी कर रहे हैं, दैट इज ए प्योर टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इजंट इट, इस प्रकार की एक्टिविटीज से। सो वी हैव ऑफ कोर्स डिप्लॉयड हमारी जो शिप्स है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, और अभी आईएनएस इम्फाल जो है तो इसको कमीशन किया गया। तो इस वक्त पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे और उसी वक्त उन्होंने ये स्टर्न वार्निंग जो है वो दी है। एज द चैलेंजेस माउंट ही रिफर्ड टू इट एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज मैरीटाइम पावर। अभी एक के बाद एक हमने बहुत सारी ऐसी जो वॉरशिप्स हैं उनको लॉन्च किया है, कमीशन किया है। तो ये वक्त ऐसा हो चुका है कि हमें मैरीटाइम, खास करके नेवी जो है, तो उसका एक इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है आज के समय में। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन देन। इजराइल लीडर्स मस्ट लुक बियॉन्ड मिलिटरिज्म। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि इतने समय के अंदर 7 अक्टूबर में जो हमास ने अटैक किया, एक टेररिस्ट अटैक था, उसके बाद गाजा में 20,000 जितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 8,000 बच्चे हैं और आज भी जो 100 से ज्यादा कुछ हॉस्टेजेस जो हैं हमास के पास, वो तो आज भी उनके पास ही है। क्रिसमस ईव पर एक स्ट्राइक की गई और क्रिसमस के दिन पर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक, राइट। तो इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा सिविलियंस जो हैं उनकी मृत्यु हुई। और जो इजराइल के मिलिट्री चीफ हैं हेर्जी हलेवी, तो उन्होंने कहा वो विल कंटिन्यू फॉर मेनी मंथ्स सो दैट आवर अचीवमेंट्स आर प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार का एक स्टेटमेंट जो है जब आपके मिलिट्री के चीफ देते हैं तो ये दुनिया के लिए तो एक चिंता का विषय डेफिनेटली है।
दूसरी चीज, एक आर्टिकल लिखा था वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने 25 दिसंबर को। यह आर्टिकल जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है तो उसमें पब्लिश किया गया। अब इस आर्टिकल में उन्होंने क्या कहा है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक रीजन में, और यही गवर्नमेंट जो है ये टेररिज्म को फंड प्रोवाइड करती है, इसको ग्लोरीफाई करती है, और जो पैलेस्टीनियन बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जाता है कि आपका लक्ष्य यही है कि आप इसराइल को डिस्ट्रक्ट कर दीजिए, आप इसराइल को खत्म कर दीजिए। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि इसराइल यहां पर कंप्लीटली गलत है। यहां पर जो नेतन्याहू साहब ने बात बताई है, ऐसी चीजें बहुत सारी जगहों पर चल रही हैं, राइट। उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो हैं उनका भी एक कसूर डेफिनेटली है। ये हम ग्रास रूट रियलिटी की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इसराइल धड़ाधड़ इस एयर स्ट्राइक किया जा रहा है तो इसमें इसराइल की भी गलती है। बट द थिंग इज कि अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उनको भी आप लेजिट नहीं मानते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि इतना ट्रस्ट ब्रीच हो चुका है दोनों के बीच में, इसराइल की सरकार और पैलेस्टाइन की सरकार के बीच में, कि अब इनको एक टेबल पर बिठाना जो है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज, यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि अगर नेतन्याहू सरकार ये कहेगी कि भाई हम पैलेस्टाइन को मानते ही नहीं है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। दे कैन से नो टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड दैट कंट्री इज लूजिंग सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। ये बाइडेन साहब के शब्द हैं। जो यूएसए, जो इसराइल का सबसे इंपॉर्टेंट मित्र देश है, वो ये कहता है कि आपके इस प्रकार के बॉम्बिंग की वजह से अब लोग जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब बस ब्रेक लगाइए इस पर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया इमीडिएट सीज फायर को लेकर के, आज ही तुरंत ही यहां पर सीज फायर हो जाए। और आप देखिए 193 देशों में से सिर्फ 10 ऐसे देश हैं जिसने इसका विरोध किया, बाकी के देशों ने, बहुत बड़ी मेजोरिटी से लोगों ने इस इमीडिएट सीज फायर को सपोर्ट किया ऑन 12 दिसंबर। तो डेफिनेटली इसराइल जो है वो एक विक्टिम है 7 अक्टूबर पर जो चीज हुई इसराइल में। इट्स लाइक हमारे देश में जो 26/11 हुआ था, यूएसए में जो 9/11 हुआ था, और बहुत सारे देशों में टेररिस्ट जो अटैक्स हुए, तो वैसा ही एक अटैक जो है वो इसराइल पर हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल जो है वो इस प्रकार का कहर जो है वो सिविलियंस पर बरसाए। तो अब यहां पर यही सजेशन दिया गया है कि लोग जो है ना, मीन्स जो अलग अलग देश है, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, जर्मनी का बर्लिन, तो ये सारे देश हैं, ये सारी सरकारें हैं, ये सारे ग्लोबल लीडर्स हैं जो अब इसराइल की सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करें कि भाई आप सीज फायर को आज ही इंप्लीमेंटेशन में लाइए। यूनाइटेड नेशन का ये एस्टिमेशन है कि 1.9 मिलियन जितने रेफ्यूजीज जो हैं वो गाजा के बाहर जा चुके हैं, 1.9 मिलियन। तो यू कैन इमेजिन कि हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 1.9 तो रफली स्पीकिंग 19 लाख जितने लोग जो हैं वो इस एरिया को छोड़कर जा रहे हैं। सो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा मीन्स लोग जो हैं वो इतने लोग रेफ्यूजीज हो चुके हैं, राइट, दे आर कमिंग आउट ऑफ गाजा। सो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय डेफिनेटली है। तो इसको अब तुरंत ही इस पर एक ब्रेक लगाने की जरूरत है। दैट्स द बॉटम लाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट, deadly sins. Illegal loan apps are a menace. Killing their business requires quick prosecution, more competition. सोशल मीडिया फर्म्स जो हैं उनको सरकार ने बताया कि भाई आप ये डिजिटल लोन एप्स जो हैं उनकी एडवर्टीजमेंट सोच समझ कर कीजिए। ये फ्रॉड जो एडवर्टीजमेंट डीएलएस की चल रही तो ये नहीं चलेगी। अब सोशल मीडिया जो है वो चलो इस पर ब्लेम डाले, वो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत कसूर है, बट उससे भी बड़े जो कसूरवार हैं दे आर दिस ऑनलाइन लोन शार्क्स। पार्लियामेंट्री कमेटी का ये रिपोर्ट आया कि 2012 से लेकर 2023 के बीच में डिजिटल लैंडिंग जो है इंडिया में हर साल 39.5% से ग्रो हुआ, और ये हो चुका है $350 बिलियन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है दिस डीएलआईज, राइट। अब आरबीआई जो है उसने जब डीएलए को स्टडी किया 2 महीनों के लिए 2021 में, जनवरी और फरवरी में, तब पाया कि 81 जितने ऐप स्टोर्स पे 1100 जितने लोन एप्स हैं, और इनमें से 600 जितने, यानी कि आप समझ लीजिए ना कि 50% जितने जो हैं, 50% से भी ज्यादा जो हैं दे वर इलीगल। तो इतने सारे इलीगल ऐसे डीएलएस जो हैं वो चल रहे हैं, और लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है अपनी तरफ, राइट। लोगों को फटाफट ऑन द स्पॉट लोन्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। बदले में आपको ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस में बांधा जाता है कि जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा रहता है। इसका साल का इंटरेस्ट 50%, 70%, कुछ कुछ जगहों पर तो 90-100%।
लेकिन अब क्या है कि जो कस्टमर हैं उसको किसी को पैसे देने हैं और आज ही उसको देने ही पड़ेंगे, कोई सोर्स उसके पास नहीं है। बैंक के चक्कर लगाएगा तो बैंक के चक्कर में उनको वक्त लग जाएगा। इनफॉर्मल जो मनी लेंडर हैं तो उसके भी इश्यूज शायद हैं, वहां पर से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो कन्वीनियंस इज द मेन रीजन कि आपको कन्वीनियंटली, बहुत ही कन्वीनियंटली पैसे मिल जा रहे हैं लोन के, तो आप उठा लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप सोचेंगे कि ये जो ब्याज है, ये जो इंटरेस्ट है, वो भर भर कर एक आदमी जो है वो मर जाता है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो, ये जो ऐप्स है ना, तो उनकी ओनरशिप चाइनीज फर्म्स की है, ये हांगकांग से इनको ऑपरेट किया जाता है और इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि ये मल्टी एजेंसी प्ले बन जाता है। कोई एक एजेंसी का काम नहीं हमारे देश में ऑपरेट कर रही है तो फिर इसको एक राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस, फिर नेशनल लेवल पर कोई और एजेंसी, और क्योंकि वो दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये मल्टी एजेंसी प्ले हो जाती है, तो इनको पकड़ना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अप्रैल 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में 2500 जितने ऐप्स जो हैं उनको हटाया गया और अभी भी इसकी प्रोसेस जो है वो चल रही है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि जो हमारी आरबीआई है या फिर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं तो वो इनको मॉनिटर करें कि इस प्रकार के इलीगल ऐप्स जो हैं वो ऑपरेट ना हो। दूसरी चीज़, जब आप गैप्स क्रिएट करेंगे तो क्रिमिनल्स जो हैं वहां पर आकर रेगुलेशन में जब गैप्स होंगे तो क्रिमिनल्स जो हैं वो उसका फायदा उठाएंगे। अब सरकारी बैंक्स में आप जाइए, यू विल फाइंड दिस थिंग, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं। दिस इज अ रियलिटी, हाँ, टॉकिंग अबाउट। आप ट्राई कीजिएगा इसको। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी देखी है और आपकी आपकी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी हेल्थी हैं, लेट्स से कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपका खर्चा वर्चा अगर रेगुलरली जो बैंक कैलकुलेट करती है वो करेंगे तो 30,000 रुपीज़ जितना आप खर्च कर पाएंगे, बाकी का 70 या फिर 60 जो है वो आपकी सेविंग है फॉर एग्जाम्पल। और ये एक जनरल कैलकुलेशन है। और अगर आप एक दुकान खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत है लेट्स से 30 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप खुद के डालेंगे, 3 लाख 4 लाख में भी 5 लाख चलो आप खुद के डालते हैं, तो बाकी जो लोन है वो 25 लाख की है। तो 25 लाख पर ऑन एन एवरेज अगर आप गिनेंगे कि महीने के कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे तो इट विल बी 25,000 रुपीज़, राइट। ये मैं पीएसयू की बात कर रहा हूँ कि हर महीने का जो आपका इंस्टॉलमेंट आएगा वो 25,000 का होगा। आपकी सेविंग हर महीने कितनी हो रही है, समवेयर अराउंड 60,000 लेट्स से। तो आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मीन्स ये एक ऐसा कस्टमर आपके पास आया है कि भाई आप इसको लोन दे देंगे, ये कस्टमर आपको लोन पे कर ही देगा, आपको फायदा ही फायदा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जाएंगे तो वहां का जो मैनेजर है उनके साथ आपको मिलना पड़ेगा, राइट। ये रहा भाई सरकारी आदमी, उसको कितनी लोन्स वो क्रिएट कर रहा है देगा, वो टारगेट्स रहते हैं लेकिन उस टारगेट को इतना कोई एग्रेसिवली फॉलो अप नहीं लिया जाता है। तो मैनेजर साहब के मूड पर डिपेंड करेगा, ही विल इवन टेल यू कि हाँ यस हो जाएगा आपका काम, फिर ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो दीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो फिर हम इसको यहाँ पर भेज रहे हैं, स्टडी करके वापस आएगा तो आपको बताएंगे। वो आपको कॉल भी नहीं करेंगे, ना तो बैंक से कोई कॉल आएगा, राइट। इस प्रकार की चीज़ें होती है। लोग सरकारी बैंक में पैसे इसलिए डालते हैं क्योंकि सरकार की बैंक जो है वो बंद नहीं होगी, दिस इज द ओनली रीजन। वरना आप एसबीआई जो है, अब एसबीआई के बारे में हम कहते हैं कि एसबीआई इज द बिगेस्ट इन अवर कंट्री, राइट, बहुत बड़ी बैंक है। एसबीआई में आप जाइएगा कुछ काम करवाने के लिए, यू विल फाइंड कि कितना वक्त लगेगा, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। पैसे डिपॉजिट करने हैं, अगर आप लाइन में खड़े रहेंगे तो आपके 2-3 घंटे चले जा सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांचेस में ये हर रोज की चीज होती है। तो अगर लोन्स देने में सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर लोन्स आप डिस्पर्स नहीं कर रहे या फिर इसको अप्रूव नहीं कर रहे, इतना लेट चल रहा है, तो फिर क्या होगा? ये जो कन्वीनियंस नहीं है, तो कन्वीनियंस कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्राइवेट मनी लैंडर्स, इनफॉर्मल मनी लैंडर्स, और बदले में वो हमारे ही देश के लोगों से बहुत बड़ा ब्याज लेते हैं और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार को ही कुछ स्टेप्स जो है, मीन्स ये पीएसयू में एक बदलाव करने की इस प्रकार की जरूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट। इंडिया हैज अ स्टेशनरी कोर्स इन द shipping value chain, boosting ship owning, chartering, financing and building would not only push India to the center of the global maritime industry but also enhance its international trade presence. यांगसे रिवर का नाम सुना है ना आपने, चाइना की? तो अगर इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिशन, लेजेंड, मिथ, कल्चर, ये सारी चीजें जो है वो यांगसे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा है, साउथ में चले जाइए तो कावेरी, तो उस हिसाब से तो यांगसे जो है वो चाइना की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। और आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये चाइना की लाइफ लाइन है। और 3 गोर्जेस वाला जो प्रोजेक्ट है ना, 3 गोर्जेस प्रोजेक्ट, तो ये भी इसको वैल्यू ऐड करता है, इसको और ज्यादा इसकी वैल्यू को बढ़ाता है। अब यहां पर आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर आप यांगसे में एंट्री लेते हैं, समंदर में से जब यांगसे में आपकी एंट्री होती है
तो आपको देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी मर्चेंट शिप्स जो हैं वो एक साथ 3-4 शिप्स, जैसे हम हाईवे पर देखते हैं एक साथ 3 गाड़ियां लाइन में जा रही, 3 लेन, वैसे 3-3 शिप्स जो हैं वो एक साथ अंदर आ रही हैं, 3-3 शिप्स जो हैं, 2-3 शिप्स जो हैं वो एक साथ बाहर जा रही हैं। इस प्रकार का सिनारियो हमें देखने को मिलता है। ये शिप्स या तो रॉ मटेरियल दुनिया के अलग अलग जगहों से, फॉर एग्जांपल पेरू में जो चाइना, पेरू और अफ्रीका में चाइना की जो माइंस है तो वहां से रॉ मटेरियल लेकर आ रही है, या तो चाइना से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाने के लिए जा रही है। और ये जो एक दृश्य है ये अद्भुत है, ऐसा आर्टिकल में राइटर जो है वो लिखते हैं। अब बहुत सारी कहानियां ये भी कहती हैं हमें कि लेट 1980s में इंडिया और चाइना जो हैं वो एक जैसे थे, लेकिन फिर चाइना जो है उसका प्रोग्रेस जो है वो काफी एक लीप फ्रॉग्ड, यानी कि एक बहुत बड़ा जंप मारा, जैसे एक मेंढक जैसे जंप मारकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, तो इस चीज को कहते हैं लीप फ्रॉग्ड, राइट। तो चाइना ने बहुत बड़ी तरक्की की, लेकिन अगर हम 80s में जाएं, आंकड़ों को देखें, तो रियलिटी ये थी कि वी वेयर अहेड ऑफ चाइना, हम चाइना से आगे थे, लेकिन फिर चाइना ओवरटेक करके हमसे आगे निकला है। मॉडर्न शिप ओनिंग की अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशन है मॉडर्न शिप ओनिंग का मतलब है कि जो शिप के मालिक हमारे देश के लोग हों, तो ये जो चीज़ है तो इसमें भारत आगे रहा है। एक नेवी के ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा टैंकर, जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर जो है वो खरीदा था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे साहसी लोग हैं जो बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं उनके मालिक हैं। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे तो इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहा है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जो सी फेरर्स को आप देखेंगे, तो सी फेरर्स में आपको इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक जो क्वालिटी है दैट इज़ इंग्लिश, दूसरी चीज़ जो है वो दैट इज़ कि काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हम टेबल पर लेकर जाते हैं। तो अगर आप 20 सी फेरर्स को मिलेंगे तो 20 में से 4 या फिर 5 जो है वो भारत के होंगे। तो हमेशा सी फेरर पॉपुलेशन की बात करें, जो ये क्या कहते हैं इनको, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं ना लोग, तो इसमें आपको भारत के लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ग्लोबली, तो इसमें हम काफ़ी आगे हैं, राइट। तो सप्लाई ऑफ लेबर में व्हेन इट कम्स टू सी फेरर्स, भारत की अलग अलग सरकारों ने काफ़ी सारा एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, राइट, इंस्टीट्यूशंस ओपन किए, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दी। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये सी फेरर की ट्रेनिंग जो है वो तैयार की जाती है। तो सी फेरर की सप्लाई की बात करें, सप्लाई ऑफ लेबर की बात करें, तो भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे देश में कुछ शिप मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है, राइट। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 100 जितनी शिप्स जो हैं उनको हैंडल करती हैं। संजय परासर शिपिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं और फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल शिपिंग बोर्ड है, तो उनका एस्टिमेट यह कहता है कि हर साल हमारे देश में ये सी फेरर्स जो हैं और मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, तो उनकी वजह से $6 बिलियन जो है वो हमारे देश में आते हैं। टोटल हमारा रेमिटेंस जो है 125 बिलियन जितना है, उसमें से 6 बिलियन जो है वो ये शिप मैनेजमेंट कंपनीज और सी फेरर्स के से आता है। तो इट्स अगेन ए बिग कंट्रीब्यूशन बाय दिस पर्टिकुलर सेक्टर। लेकिन हम यहाँ के यहाँ ही हैं, शिप मैनेजमेंट में आगे है, सी फेरर्स प्रोवाइड करने में आगे है, लेकिन शिपिंग वैल्यू चेंज में जो ओनरशिप है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। शिप मेकिंग में आज भी हम काफ़ी पीछे हैं। चाइना जो है वो 2020 में शिप बिल्डिंग में और शिप ओनिंग में काफ़ी आगे चला गया। लगभग 50% जितनी शिप्स जो बनती है तो वो चाइना में बनती है, ये लेटेस्ट आंकड़ा कहता है। जापान और कोरिया जैसे देश बहुत आगे थे, लेकिन चाइना जो है वो उनको भी ओवरटेक करके आगे चला गया। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, गवर्नमेंट का सपोर्ट, पॉलिसी, ये सारी चीजें हैं, राइट। तो शिप बिल्डिंग पर हमें और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस उन्होंने बहुत ही सिंपली एक लाइन में समझाया है कि अगर आपको मिलिट्री वाइज आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपका ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको दुनिया में ज्यादा ट्रेड करना है, नेवल बेस आपको स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए शिप बिल्डिंग जो है प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन वी हैव दिस लास्ट आर्टिकल, व्हाइट ब्लाइंडनेस, राइट। दिल्ली में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो पहले स्मोक वाला इश्यू था, अब फॉग वाला इश्यू है, राइट। तो इससे लोगों की हेल्थ पर एक इम्पैक्ट आती है। और दोस्तों, ये कैसे प्रोसेस काम करती है इसको समझ लीजिए। द ड्रॉप इन टेम्परेचर एट नाइट कपल्ड विद हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट्स द आइडियल कंडीशन फॉर फॉग फॉर्मेशन। फॉग जो है वो कैसे फॉर्म होता है, जब टेम्परेचर रात के समय पर बहुत ज्यादा गिर जाता है और जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो ऐसे समय में फॉग होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। द कूल एयर कंडेंसेस द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स व्हिच मेक अप द फॉग। फॉग कैसे बनती है, तो जो हमारी एयर होती है, तो एयर में जो मॉइस्चर होता है ये कंडेंस हो जाता है, इसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस के क्रिस्टल्स नजर आते हैं, जिनको हम कहते हैं फॉग। अब फॉग की वजह से
दिल्ली में विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई और इसकी वजह से सरकार को ऑरेंज अलर्ट जो है वो इश्यू करना पड़ा। अब जब भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो लोगों का जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फॉग इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट, एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन स्मॉग एक ऐसी चीज़ है जिसको डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली की सिचुएशन जब हम देखते हैं तो मीन्स घबराहट भी होती है, डर भी लगता है कि वहां पर लोग जो है वो कैसे जी रहे होंगे, कैसी सिचुएशन होगी। हम देखते हैं ना कि कितने सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो अब वहां के बच्चों को, बुजुर्गों को होने लगे हैं। लोगों की हेल्थ पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पर आती है। जब भी हम चीज़ें सुनते हैं हमारे बड़े शहरों के बारे में कि वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, तो वी फाइंड के ट्रस्ट का कल्चर नहीं है वहाँ पर, राइट। लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। यू डोंट नो हु योर नेबर इज। 5 साल 10 साल से रह रहे हैं, कभी हाई हेलो नहीं हुआ। तो जो कल्चर जनरली हम सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया का कल्चर, तो बड़े शहरों में तो अब एक नया ही कल्चर देखने को मिल रहा है। But anyways, the most important thing is the fog, a passing phenomena though, is enough to remind us that despite all the modern technology, we are still small and helpless in front of nature. Right? Fog से ये पता चलता है कि कुदरत के सामने हम कुछ नहीं हैं. So we need to look after our environment, right? And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम ये मैंने ही डिज़ाइन किया है। अगर अवेल नहीं किया है तो आज ही अवेल कीजिए। ये जो सीरीज़ हैं, ये जो प्रोग्राम है, इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ, इट विल चेंज यू फॉर गुड, ये गारंटी है। सो दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू सून। जय हिंद।